सभी को प्रणाम। आज का विषय है उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। इन दोनों विषयों के अंतर्गत लक्षण, कारण एवं इनकी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। जब सिस्टमिक एट्रियल ब्लड प्रेशर में लगातार एवं अस्थिर वृद्धि होती है तो हाइपरटेंशन उत्पन्न होता है। हृदय से रक्त को प्रवाहित करने पर जो दबाव होता है उसे ही रक्त दबाव या ब्लड प्रेशर कहते हैं। परंतु किन्हीं कारणों से व्यक्तियों की धमनियों में संकुचन पैदा होता है तो उससे रक्त भी कम आने लगता है और इसे प्रवाहित करने के लिए अत्यधिक दबाव की आवश्यकता पड़ती है। इसे ही उच्च रक्तचाप कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि वयस्क व्यक्ति में रक्तचाप ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 160, डायस्टोलिक 95 mmHg या उससे ऊपर हो तो उसे उच्च रक्तचाप की कैटेगरी में रखना चाहिए। सामान्य अवस्था में सिस्टोल 120 से 130 mmHg से अधिक नहीं होना चाहिए और डायस्टोलिक का दाब 80 से 85 mmHg होता है। परंतु जब दबाव इन आंकड़ों को पार कर जाता है तो उच्च रक्तचाप या उच्च तनाव पनपने लगता है। विभिन्न उम्र में यह दबाव इस प्रकार होता है। 20 वर्ष की उम्र में सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 mmHg होता है। 50 वर्ष की उम्र में सिस्टोलिक 160 और डायस्टोलिक 90 mmHg होता है। 75 वर्ष की उम्र में सिस्टोलिक 170 और डायस्टोलिक 90 mmHg होता है। अब हाइपरटेंशन की श्रेणियाँ क्या हैं? तो यह स्थिति 20 वर्ष की उम्र के बाद ही दृष्टिगोचर होती है और इस अवस्था में यह रोग 20% होता है, लेकिन 65 वर्ष की उम्र दराज लोगों में 50% होने की संभावना बढ़ जाती है। उच्च तनावजन्य लोगों की यह सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसकी 4 श्रेणियाँ होती हैं। पहला है स्टेज 1, सामान्य से अधिक सिस्टोलिक बीपी 140 से 159 तथा डायस्टोलिक बीपी 90 से 99 तक होता है। दूसरा है स्टेज 2, सामान्य से अधिक मॉडरेट सिस्टोलिक बीपी 160 से 179 तथा डायस्टोलिक बीपी 100 से 109 होता है। तीसरा है स्टेज 3, गंभीर सिस्टोलिक बीपी 180 से 109 तथा डायस्टोलिक बीपी 110 से 119 होता है। और चौथा है स्टेज 4, यह अत्यधिक गंभीर होता है। इसमें सिस्टोलिक बीपी 210 से अधिक तथा डायस्टोलिक बीपी 120 से अधिक पाया जाता है। अब हाइपरटेंशन के कारण क्या है और प्रकार क्या है? तो हाइपरटेंशन को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है प्राइमरी इसेंशियल हाइपरटेंशन। 15% केस में यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट कारण से यह पैदा होता है। ऐसे रोगी इस वर्ग में आते हैं। इस रोग में पैथोजेनेसिस स्पष्ट नहीं होता है। इसके कारण क्या हैं? इसके निम्न कारणों में से रोग पनपने की संभावनाएं जताई जाती है। वातावरण के प्रभाव से, तनाव से, भावनात्मक व्यतिक्रम से, आनुवांशिक जाति, मोटापा, भौगोलिक एवं मौसम परिवर्तन से ए टाइप व्यक्ति जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी, अधिक काम करने वाले, जल्दी घबराने वाले, तीव्र या शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले व्यक्ति तथा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी से यह रोग होता है।
यह तब और अधिक होने का खतरा होता है जब व्यक्ति की दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती है तथा उनमें आहार का असंयम व व्यायाम का अभाव होता है। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। 5% लोगों में यह रोग किन्हीं रोगों के कारण या असामान्य अवस्था की वजह से पैदा होता है। कारण इस रोग के कारण किडनी की खराबी या संक्रमण, महाधमनी का संकुचित होना या धमनियों का फैलना, धमनियों का कड़ापन, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, थायराइड ग्रंथि की अधिक या कम क्रियाशीलता, एड्रिनल हार्मोन का अत्यधिक स्रावण, नेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियों का रोग, कसिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगेली, लिडिलस सिंड्रोम, औषधि का सेवन, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, सिर दर्द, कानों में कंपन होना, मानसिक भ्रम, जल्दी थकान आना, इन सभी कारणों से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा दृष्टि दोष, अत्यधिक ब्लड प्रेशर होने एवं उसके मापन से छाती का एक्सरे कराने पर, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, रीनल अल्ट्रासाउंड, प्लाज्मा रेनिन क्रियाकलाप, एल्डोस्टेरॉन आदि से यह रोग होता है। शारीरिक परीक्षण आदि कराने पर भी यह बढ़ जाता है। हृदय गति रुकने, हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक्स, हेमरेज, लकवा आदि से इस रोग का खतरा होने का खतरा होता है। लक्षण क्या हैं? तो इसेंशियल हाइपरटेंशन का कोई लक्षण नहीं होता। केवल हृदय संबंधी अत्यधिक गड़बड़ियों में कुछ लक्षण जरूर दिखाई देते हैं। उच्च रक्तचाप में सिर दर्द होता है। गंभीर एवं सेकेंडरी हाइपरटेंशन से संबंधित रोग होते हैं और परिणाम स्वरूप सिर दर्द, उल्टियाँ या जी मिचलाना, आँखों में गड़बड़ी, चक्कर आना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नाक से खून आना, स्मृति क्षीण होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। अब इसकी प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करेंगे? सबसे पहले मालिश चिकित्सा। मालिश चिकित्सा में रीढ़ के विपरीत दिशा में मालिश करनी चाहिए। अगला है मिट्टी चिकित्सा। कब्ज नहीं होने देने के लिए पेड़ों की मिट्टी की पट्टी 30 मिनट के लिए लगानी चाहिए। ठंडी मिट्टी स्नान रक्तचाप को नीचे लाने में बहुत ही मददगार होता है। अगला है जल चिकित्सा। कटी स्नान एवं एनिमा लेना चाहिए। गर्मपात स्नान प्रतिदिन 2 बार लें और सीने की गीली लपेट सप्ताह में 1 दिन लें। इसके अतिरिक्त रीढ़ स्नान भी लेना आवश्यक बताया गया है। इससे बहुत राहत मिलती है। अगला है सूर्य चिकित्सा। आसमानी रंग की बोतल के सूर्य तप्त जल को 50 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार लेना चाहिए। कब्ज तथा तनाव नहीं होने देना चाहिए। वजन नियंत्रित रखना चाहिए और नमक का कम से कम सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप का क्योर कर सकते हैं। अगला है मधुमेह, डायबिटीज। मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से उत्पन्न होने वाला उपापचयी क्रिया से संबंधित रोग है। इंसुलिन हार्मोन शरीर में स्थित अग्नाशय, जिसे पैंक्रियास भी कहते हैं, नामक अंग में बनकर तैयार होता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा ही शर्करा नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। इस रोग की प्रमुख समस्या शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का सही उपयोग नहीं कर पाना होता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन द्वारा ग्रहण करने पर पाचन क्रिया द्वारा पचकर मुख्यतः ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ग्लूकोज आंतों से अवशोषित होकर यकृत यानी कि लीवर में स्टोर हो जाता है तथा वहां से आवश्यक मात्रा में रक्त के माध्यम से
पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। इसे इंसुलिन हार्मोन संचालित करता है। पैंक्रियाज से निकलने वाले इस हार्मोन की कमी से ही मधुमेह अर्थात रक्त में शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। अब मधुमेह के कारण क्या हैं? तो मधुमेह रोग के प्रमुख कारणों में से निम्न हैं: पैतृक या आनुवंशिक कारण, मानसिक तनाव, अनुचित आहार, मोटापा, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथियों की विकृति से, धूम्रपान, शारीरिक परिश्रम की कमी इत्यादि इनके कारण हैं। इस रोग के प्रमुख दो कारण माने जाते हैं, पहला है जैविक और दूसरा है मानसिक। तो जैविक क्रिया से अनियंत्रित जीवनचर्या के फलस्वरूप पाचन प्रणाली निष्क्रिय एवं निर्जीव सी हो जाती है। मोटापा, अति भोजन एवं व्यायाम की कमी इस श्रेणी में आते हैं। शर्करा तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का भोजन में अत्यधिक प्रयोग इसके प्रमुख कारण हैं। इन पदार्थों के अति सेवन से पैंक्रियाज को अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन उत्पादन करने हेतु दबाव पड़ता है। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो पैंक्रियाज की क्रियाशीलता मंद पड़ जाती है। अधिक रक्त शर्करा के उद्दीपन के बावजूद भी इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का चयापचय मंद पड़ जाता है तथा ग्लूकोज रक्त में ही लंबे समय तक घुली रहने पर बाध्य हो जाती है। इसी अवस्था को हाई शुगर लेवल कहते हैं। इसकी वजह से वृक्क से अधिक ग्लूकोज छनकर मूत्र से निकलने लगती है। यह ग्लूकोज मूत्र में अपने साथ जल को खींचकर ले जाती है। इससे रोगी को बार बार मूत्र विसर्जन करना पड़ता है तथा शरीर में जल की कमी से बार बार प्यास लगती है। बीमारी की अवस्था में रोगी की रोग प्रतिरोधक प्रणाली दुर्बल पड़ जाती है तथा उसे त्वचा के संक्रमण इत्यादि रोग घेर लेते हैं। कटे घाव ठीक से नहीं भरते तथा दृष्टि दोष होने लगता है। अगला है तनाव से संबंधित। मानसिक तनाव की अधिकता से एड्रिनल ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। इसके कारण इस ग्रंथि से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो लगातार रक्त प्रवाह में घुलता रहता है। यह हार्मोन शरीर से रक्त प्रवाह में ग्लूकोज छोड़ने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब इस अधिक ग्लूकोज को कोशिकाओं के भीतर पहुंचाने के लिए अधिक इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। इससे पैंक्रियाज पर दबाव बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया के कारण इस ग्रंथि की कार्यक्षमता कमजोर पड़ जाती है तथा मधुमेह के लक्षण प्रकट होते हैं। तनाव से उत्पन्न यह स्थिति जैविक कारणों की अपेक्षा अधिक खतरनाक साबित होती है। अब है डायबिटीज के टाइप। तो पहला है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यह मुख्यतः 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होता है, लेकिन 30 वर्ष से पहले तक ही रहता है। इस टाइप में रोगी को प्रत्येक दिन इंसुलिन को देना आवश्यक हो जाता है, चाहे इंजेक्शन के माध्यम से या फिर टैबलेट के माध्यम से। अग्नाशय की बीटा कोशिका लगभग इसमें समाप्त हो जाती है। 10% रोगी इस प्रकार की डायबिटीज से पीड़ित पाए गए हैं। यह रोग जेनेटिक, वायरल इन्फेक्शन या अधिक कष्टप्रद भावनात्मक पीड़ा एवं मानसिक आघात के कारण भी होता है। इसमें इंसुलिन हार्मोन का स्राव आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। इसमें रोगी अल्पवयस्क, दुबले पतले एवं संवेदनशील होते हैं। दूसरा टाइप है डायबिटीज का टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट
डायबिटीज मेलाइटस। यह मुख्यतः 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखा जाता है, जो तनावग्रस्त, मोटे, शारीरिक रूप से कम क्रियाशील तथा जिनके भोजन में शक्कर, स्टार्च युक्त एवं वसायुक्त पदार्थों की अधिकता हो, उनको यह रोग होने की संभावना अधिक रहती है। इस रोग में बीटा कोशिका की इंसुलिन श्रावण क्षमता कम हो जाती है। पाचन तंत्र पर पड़ने वाले इस दीर्घकालीन दबाव के कारण यकृत एवं पैंक्रियास से ग्लूकोज नियंत्रण प्रणाली कमजोर हो जाती है। इससे न केवल इंसुलिन उत्पादन ही प्रभावित होता है, बल्कि सभी शारीरिक ऊतक इंसुलिन के प्रभाव के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। आजकल इस प्रकार की डायबिटीज 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में भी देखी जा रही है। इसका प्रभाव मुख्यतः पाश्चात्य देशों में अधिक है। इसका कारण जीवन शैली में आए बदलाव को समझा जाता है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो मधुमेह के रोगी को बार बार मूत्र त्याग, अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, त्वचा रोग, आँखों की रोशनी में कमी, सारे शरीर में चींटियों के चलने जैसे संवेदना, घाव का देर से भरना, मूत्र व श्वास में बदबू आना, मूत्र के उपरांत चींटियों का जमा होना, मूत्र का रंग मटमैला होना व शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द रहना आदि लक्षण इस रोग में दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अलावा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अंधापन, किडनी की खराबी, धमनियों का कड़ापन, नपुंसकता आदि रोग पनपने लगते हैं। मस्तिष्क तथा अन्य तंत्रिकाओं पर चयापचय असंतुलित होने से नसों की कमजोरी, अंगों का सुस्त होना, लकवा आदि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर पड़ने पर संक्रमण, फोड़े फुंसियाँ, खुजली, घाव का न भरना, उसमें पीऊ पड़कर लंबे समय तक रिसना तथा गैंग्रीन अर्थात अंगों का सड़ना आदि रोग उत्पन्न होते हैं। कभी कभी रक्त में अम्लों की मात्रा अधिक होने पर गहरी बेहोशी अर्थात डायबिटिक कोमा तथा अचानक मृत्यु होने का भी खतरा बना रहता है। अब है डायबिटीज की हम प्राकृतिक चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत कब्ज नहीं होने देने के लिए पेड़ों की मिट्टी की पट्टी 30 मिनट के लिए लगाया जा सकता है। अगला है जल चिकित्सा। जल चिकित्सा के अंतर्गत कटी स्नान दिन में 2 बार 20-20 मिनट के लिए लें एवं गुनगुने पानी का एनिमा लेना चाहिए। प्रतिदिन कमर की गीली लपेट 45 मिनट और पैरों की सिकाई करनी चाहिए। सप्ताह में 2 बार पूरे शरीर की गीली लपेट लेनी चाहिए। अगला है सूर्य चिकित्सा। नारंगी रंग की बोतल से सूर्य तप्त जल को 50 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन 2 से 3 बार लेना चाहिए तथा प्रातःकाल धूप का सेवन करना चाहिए। अगला है उपवास। उपवास के अंतर्गत हम उपवास और रसाहार का उपयोग कर सकते हैं। अगला है मालिश चिकित्सा। इसके अंतर्गत पेड़ू व पूरे शरीर की सरसों के तेल के से मालिश करनी चाहिए। वायु चिकित्सा। प्रतिदिन कम से कम 2 किलोमीटर अवश्य टहलना चाहिए। यह अत्यधिक लाभदायक होता है। अगला है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण के अंतर्गत योग निद्रा, शवासन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हल्का सुपाच्य भोजन खाएं। शर्करा युक्त पदार्थ, चावल, आलू आदि का परित्याग करें। अंकुरित अन्न का सेवन करें। प्रतिदिन 20 ग्राम करेले का जूस हल्का नमक मिलाकर सेवन करें। इस प्रकार हम डायबिटीज़ का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा क्योर कर सकते हैं।
धन्यवाद।